नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साइंस की इस सीरीज में आज जो 6 टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से, वो 6 टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा चालक यानी कि कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या मतलब है, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। कंडक्टर ऑफ हीट आप जानते भी होंगे कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें से होकर के ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है उसको ऊष्मा चालक कहा जाता है। जैसे आप लोहा है, लोहे का तवा आपने देखा होगा, जब आप उसको गर्मी देते हैं तो पूरा तवा गर्म हो जाता है आसानी से। लेकिन अगर आप किसी और चीज को गर्म करें, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कुछ और है, आप उसमें होकर के ऊष्मा का चालन इतनी आसानी से नहीं हो सकता, तो वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हुआ और धातु के कोई भी तार हुए या धातु का कोई भी बर्तन हुआ, वो सब के सब क्या हो गए? ऊष्मा के चालक यानी कंडक्टर ऑफ हीट कहे जाते हैं। और दूसरे जो जिनको हम कुचालक कह रहे हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी यानी कि कुचालक, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर वो हैं जिनसे होकर के ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल है एबोनाइट, एस्बेस्टास। इसके अलावा भी बाकी और चीजें आप खोज सकते हैं जो ऊष्मा की चालक नहीं होती। यहाँ पे इन दो का नाम मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं। एबोनाइट, एस्बेस्टस, ये चालक हैं या ऊष्मारोधी हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक थे, ऊष्मा चालक, ऊष्मारोधी। और इनके बारे में पढ़ाया जाना जरूरी भी नहीं था, बिकॉज ये आप नॉर्मली जान रहे होते हैं। तीसरा टॉपिक जो हम देखेंगे वो है अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है। चौथा है उत्सर्जन क्षमता यानी कि एमिशन पावर क्या होती है किसी भी मेटल की, या जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसमें एमिशन एमिशन पावर किसको कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 3 रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे जो आपका वाइवा होता है वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है जो एस्किमो, जो कि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ध्रुव प्रदेशों में, जो पोलर रीजन्स हैं इस अर्थ के, हमारी धरती के, वहां पर जो लोग रहते हैं एस्किमोज, वो बर्फ की दोहरी चादर वाले घरों में रहते हैं। उनके घर जो है वो बर्फ के बने होते हैं और बर्फ की दोहरी चादर होती है। ठीक है, एक बर्फ की लेयर नहीं होती, बर्फ की एक दीवार नहीं होती, बर्फ की 2 दीवारें होती हैं। ठीक है, और बीच में थोड़ी सी जगह होती है। और उसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बादलों वाली रात ज्यादा गर्म क्यों होती है। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी और आपके इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम्स में भी अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं अगर आप कहीं रिटन एग्जाम्स देते हैं। उसके बाद हम आखिरी टॉपिक देखेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? हिंदी में इसको कहते हैं कृष्णिका या कृष्णपिंड। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 6 टॉपिक्स हैं आज के लिए जो हमने जो है सिलेक्ट किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके सब। पहले के 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है, अवशोषण क्षमता होती क्या है, यानी एब्जॉर्प्शन पावर किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल है, इस पर जितनी रेडिएशन गिरती है, रेडिएशन आप समझ रहे हैं, विकिरण जिसको हिंदी में कहते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसको प्रवाहित होने के लिए, एक ऐसी ऊष्मा जिसको प्रवाहित होने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम नीडेड, वो क्या होती है? रेडिएशन होती है। रेडिएशन डजंट नीड एनी मीडियम। सो होता क्या है कि कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिन पर, कुछ सरफेस क्या, जितने भी, एक नॉर्मल सरफेस की बात हो रही है, कोई भी नॉर्मल सरफेस जो कि कंडक्टर हो यानी ऊष्मा का चालक हो, जब उस पे रेडिएशन गिरती है तो सारी की सारी रेडिएशन ये अवशोषित नहीं करता यानी एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये चीज क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। यानी पूरी की पूरी रेडिएशन जो इस पे पड़ रही है, वो पूरी की पूरी रेडिएशन इसको मिलकर गर्म नहीं कर रही होती, बल्कि कुछ रेडिएशन वापस भी चली जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो जब हम एब्जॉर्प्शन पावर की बात करते हैं तो किसी एक टाइम पर, पहली चीज आपको याद रखनी होगी, एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी एक टाइम पर, एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम में, सबसे पहली चीज ये कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफाइन होती है, जितनी ऊर्जा, जितनी विकिरण, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन
फॉलिंग ऑन सरफेस, उस सरफेस पे जितनी रेडिएशन गिर रही है उसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल रेडिएशन से, यानी जितनी रेडिएशन टोटल गिरी है, ये जो टोटल रेडिएशन गिर रही है, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब उससे डिवाइड करते हैं तो उसको जो डिवीजन करने के बाद जो कुछ आता है, जो रेशियो आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। सिंपल से डिफिनीशन है, जितनी रेडिएशन आपकी गिरी है सरफेस पे, जिससे जो कि कन्वर्ट हुई है, उसमें अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन सरफेस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब, ऊपर वाले में एब्जॉर्ब भी लिखना है, जो एब्जॉर्ब हुई और टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इन दोनों को मिला करके जो आपकी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, ये चीज आपको याद रखनी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिरा और एब्जॉर्ब हुआ, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन से, तो जो कुछ भी डिवाइड करने के बाद आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं, राइट? यानी एब्जॉर्प्शन पावर हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है? 1 से लेस देन होने का मतलब ये नहीं है कि 1 से नीचे 0 होगी ना, 1 से लेस देन होने का मतलब है डेसिमल में, यानी 100% नहीं होगी। सीधी सी बात ये आप समझिए कि एब्जॉर्प्शन पावर 100% नहीं होगी, क्योंकि कुछ जो रेडिएशन है वो वापस लौट जाता है, सो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 100%। दिस इज द एक्यूरेट स्टेटमेंट कि एब्जॉर्प्शन पावर कभी भी 100% नहीं होगी, उससे नीचे ही होगी, ठीक है? अब अगला टॉपिक हम देखते हैं एमिसिव पावर। अगला टॉपिक यही था, एमिसिव पावर। अगर हम देखें उत्सर्जन क्षमता, तो अगला हम उत्सर्जन क्षमता की बात करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस। ओके, अब हम बात करेंगे उत्सर्जन क्षमता की, यानी एमिशन या फिर एमिसिव पावर, ठीक है? अभी हमने क्या किया कि सरफेस पे रेडिएशन गिर रहे थे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सरफेस को गर्म करेंगे, हीट देंगे उसको। जब हम सरफेस को गर्म करेंगे, किसी भी मेटेलिक सरफेस को, या फिर आप ये कह लीजिए कि कंडक्टर सरफेस को, जो कंडक्टर हो किसका? हीट का। कोई भी ऐसा सरफेस जो कि हीट का कंडक्टर है, हमने उसको जब हीट दी तो एक पर्टिकुलर हीट अमाउंट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये सरफेस रेडिएशन छोड़ने लगेगा, ठीक है? यहां से रेडिएशन निकलने लगेगी, ठीक है? तो होता यह है कि जब भी आप इसको गर्म करते हैं तो ये सारा का सारा जो है रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं होती हीट, ठीक है? जैसे वहां पर पूरा का पूरा जो रेडिएशन पड़ रहा था वो पूरा का पूरा सरफेस को गर्म करने में यूज नहीं हो रहा था, ठीक उसी तरीके से जो हीट हम रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए दे रहे हैं इस मेटेलिक सरफेस को या फिर इस कंडक्टर सरफेस को, वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट नहीं हो रही है रेडिएशन में, उसका कुछ पोर्शन ही हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो एमिशन पावर की जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो ये होता है Q अपॉन A इंटू टी, ठीक है? जहां पे Q क्या है? ये एनर्जी जो कि रेडिएट हुई है, ठीक है? एनर्जी जो रेडिएट हुई है, यहां पे उस तरीके से आप रेशियो नहीं लोगे कि कितनी निकली और कितनी हीट दी ना, यहां पर आप दोगे एनर्जी रेडिएटेड, कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, कितना एरिया था, A फॉर एरिया, ठीक है? इस सरफेस का एरिया कितना था और कितने टाइम तक आपने इसको एनर्जी दी, यानी हीट दी, ठीक है? तो टाइम, T रिप्रेजेंट्स टाइम, Q अपॉन A इंटू टी, दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर, ठीक है? सो इसको जो हम देखते हैं, इसकी जो यूनिट देखते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन और ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन जो यूनिट होगी वो होगी वॉट मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? सो ये चीज होती है, ऐसे निकाला जाता है। 1 सेकेंड, ये टी है जो है, ये टाइम दिया जा रहा है, तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए टी से डिवाइड कर दिया जा रहा है, इसलिए टोटल जो आता है वॉट पर मीटर स्क्वायर आता है, इसमें सेकेंड नहीं लेते, ठीक है? यही इसका एमिसिव पावर का वो है, यूनिट है, ठीक है? तो एमिसिव पावर, और जो आपकी इससे पहले हमने डिस्कस किया रेडिएशन, जो हमने रेडिएशन पावर जो हमने देखी, सॉरी अब्जॉर्प्शन पावर जो हमने देखी, उन दोनों में
यही डिफरेंस है। वहां पर आप क्या करते हो, रेशियो लेते हो, यहाँ पर आप क्या करते हो, कितना अमाउंट, कितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से हीट देने पर। उसको हम एमिसिव पावर कहते हैं या फिर उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और होती है, जो भी सरफेस जितनी ज्यादा ब्लैक होगी, जितनी ज्यादा काली होगी और जितनी ज्यादा खुरदरी होगी, ठीक है, काली और खुरदरी सतह से उत्सर्जन ज्यादा होगा, यानी एमिशन ज्यादा होगा, उसको गर्म करने पे उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगी। ये आप जो है करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये होती है कि जो जितना अच्छा उत्सर्जक है, ठीक है, जितना अच्छा अवशोषक है, यानी जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा वो उत्सर्जक होगा, ठीक है। जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर होगी उतनी ही अच्छी उसकी उत्सर्जन क्षमता होगी, ठीक। तो जैसे काले रंग की कोई चीज होती है, अगर काला सरफेस है ना, ब्लैक सरफेस, तो ब्लैक सरफेस पे अगर इस पे गर्मी पड़ती है तो ये बहुत तेजी से गर्म होगा, जो ब्लैक सरफेस होगा। लेकिन जब आप उसी तरीके से जब आप इसको गर्म करोगे, अभी तो इस पे गर्मी पड़ रही है तो ये गर्म हो रहा है, लेकिन अब आप इसको अपनी तरफ से हीट दो, ठीक है, तो जो इससे रेडिएशन होगी वो रेडिएशन भी ज्यादा निकलेगी, यानी जो जितना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो उतनी ज्यादा रेडिएशन निकाल भी सकता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कोई चीज जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर रखती है उतनी ही अच्छी उसकी रेडिएशन पावर होती है। और ब्लैक और खुरदरी सरफेस, ये आप याद रखिएगा कि जो ब्लैक और जितना ज्यादा खुरदरा है, क्योंकि खुरदरा होने पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो जो ब्लैक सरफेस है और साथ में खुरदरा है, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन पावर भी उसकी होगी और बहुत अच्छी रेडिएशन पावर भी उसकी होगी, ठीक है। तो यही इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा उत्सर्जक और अवशोषक के लिए, ठीक है। ये आप करके देख सकते हो, व्यवहारिक चीज है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, यू कैन चेक इट, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वी कैन सी 5.1, ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। एस्किमो बर्फ की दोहरी चादर वाले घरों में रहते हैं, इसका कारण क्या है। इसका सिंपल सा कारण है, बर्फ की जो दो चादरें होंगी उसके बीच में क्या होगी, हवा भरी होती है, एयर, और एयर क्या होती है, इंसुलेटर ऑफ हीट। ये इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर की ऊष्मा, बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि एयर क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है। इसलिए बाहर की गर्मी जो अंदर बनी हुई है, गर्मी इन्होंने बना ली है, वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर की जो सर्दी है वो भीतर नहीं आ पाती, और इस तरीके से बर्फ के बने घरों में भी एस्किमोस आराम से रह लेते हैं। तो कुल मिला के फंडा ये है, आंसर ये है कि एयर हमारी इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, इसकी वजह से ही एस्किमो बर्फ की दोहरी चादर वाले घरों में आराम से रह लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, इसका रीजन क्या है। रेत जो होती है ऊष्मा की, यानी हीट की अच्छी अवशोषक है, यानी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी है किसकी, रेत की। रेत की जो एब्जॉर्प्शन पावर है बहुत अच्छी है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिस चीज की एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी उसी चीज की रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, रेडिएट करने की पावर, यानी वापस ऊष्मा को छोड़ने की पावर, ठीक है। ऊष्मा को लेने की जितनी पावर होगी उतना ही ज्यादा ऊष्मा को छोड़ने की पावर भी उसकी अच्छी होगी, रेडिएशन पावर भी अच्छी होगी, रेडिएट कर जाएगी एनर्जी, जो एनर्जी उसकी गर्मी थी जो रेत में, रात के समय ठंडा होते ही उतनी ही तेजी से वो रेडिएशन भी, जो गर्मी थी वो उतनी ही तेजी से निकल भी जाएगी, उसकी ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो जो चीज गर्म बहुत जल्दी होगी वो उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक होगी, इसका यही मतलब है कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाएगी। यही इसका क्रक्स है और यही इसका रीजन है कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है, इसी रेत की वजह से, क्योंकि रेत ऊष्मा की अच्छी चालक है। चालक होने का मतलब अच्छी कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जितनी तेजी से ये गर्म होती है उतनी ही तेजी से ये ठंड को पा करके ठंडी भी हो जाती है। दिस इज द रीजन।
और उसके बाद अब हम आते हैं बादलों वाली रात ज्यादा गर्म क्यों होती है। अब देखिए पूरे दिन जो है आपकी अर्थ रेडिएशन जो सन से आ रहा है उसको लेती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कि अचानक से क्या हो कि रेडिएशन तो आ गई, फिर दिन में क्या हो गया, बादल आ गए। होता क्या है कि अर्थ के ऊपर जितना रेडिएशन पड़ता है ना, उस रेडिएशन को पूरा अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती, उसमें से कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। अभी हमने देखा कि पूरी की पूरी कोई भी ऐसी परफेक्ट बॉडी नहीं है जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये जो है अर्थ हमारी, ये पूरी की पूरी जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो पूरी की पूरी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करते समय जब ये वापस छोड़ दी जाती है तो शाम के समय या दिन में जब हमारा सूरज की रोशनी जाती है तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है, अच्छा लगता है शाम के समय, सर्दियों में, गर्मियों में। लेकिन अचानक से क्या हो कि ऊपर बादल आ गए, ठीक है, क्लाउड्स आ गए। जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो होता क्या है कि ये रेडिएशन इन क्लाउड्स से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि क्लाउड्स क्या करते हैं, ऊष्मा के अच्छे कुचालक हैं, दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है, ये बाहर नहीं जाने देते। और उस वजह से क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो हीट जो हमने एब्जॉर्ब करी थी पूरे दिन में, दिन भर में, वो क्या होती है, यहीं फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, बादलों और अर्थ के बीच में ट्रैप हो जाती है। जब ट्रैप हो जाएगी तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। इसी वजह से, कुल मिलाकर के इसी वजह से बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमने आखिरी टॉपिक ले रखा है, वो क्या है, आदर्श कृष्ण पिंड, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये होती क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली, अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को, यानी सारी विकिरण को अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या होती है, आदर्श कृष्ण पिंड। इसको शुद्ध हिंदी में कृष्णिका भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, इट्स ओनली परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है आदर्श कृष्ण पिंड को या कृष्णिका को। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, आप समझ सकते होंगे, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, यानी प्रैक्टिकली इस चीज को अचीव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, जैसे काजल होता है, काजल के अलावा भी बहुत से ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक बॉडीज होते हैं जो कि मैक्सिमम एनर्जी को, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो काजल क्या करता है, मैक्सिमम जो विजिबल रेंज में रेडिएशन होती है, विजिबल रेंज, मैक्सिमम विजिबल रेंज जो होती है उसको, और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तक को ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेता है काजल। लेकिन जो फार इंफ्रारेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फार इंफ्रारेड इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, ये आपकी रेंज है जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो आप वहां पर देख लीजिएगा, अदरवाइज अपने आप से भी आप जा करके विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सारी चीजें जो होती हैं, स्पेक्ट्रम जो होता है पूरा आपके विजिबल और इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड का, उसको जाकर के आप स्टडी कर सकते हो। तो होता ये है कि काजल जो होता है वो मैक्स जो विजिबल रेंज होती है उसमें जितनी भी आती हैं उन सभी को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फार इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फार इंफ्रारेड के बाद जो भी है, वो फार इंफ्रारेड से लेकर के जो कुछ भी है उसके आगे ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए सब कुछ ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये भी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई चीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी ना होने के बावजूद भी ऐसी चीज है काजल जो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी, एक क्वेश्चन और आता है कि अंधेरे कमरे में आपने एक काले रंग के पदार्थ को जलाया और एक सफेद रंग के पदार्थ को जलाया, कौन ज्यादा चमकेगा। तो आप इसका आंसर अब आप समझ सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की है, एक प्रिंसिपल डिस्कस किया है कि जो जितना अधिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा वो एनर्जी को रेडिएट भी करता है। तो काजल क्या है, ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए जब इसको गर्म करेंगे काजल को तो क्या होगा, ज्यादा चमकेगा। अंधेरे कमरे में अगर आपने काले पदार्थ को, किसी भी ब्लैक सब्सटेंस को गर्म किया है तो ज्यादा सफेदी दिखाई देगी उसकी,
बजाय इसके कि जब आप सफेद पदार्थ को गर्म करें तो वो दिखाई देगी, तो ये कम सफेदी होगी इसकी। ये आ चुका है क्वेश्चन। जो सफेद पदार्थ है, कोई सफेद सब्सटेंस है, कोई सफेद मटेरियल है, व्हाइट मटेरियल है, उसको गर्म किया गया सो दैट वो रेडिएट करने लगे, और एक ब्लैक सब्सटेंस को गर्म किया गया इतने टेम्परेचर तक कि वो रेडिएट करने लगे। तो दोनों में से कौन ज्यादा सफेद चमकेगा, किसमें? अंधेरे कमरे में। ये पूछा जा चुका है, अंधेरे कमरे में कौन ज्यादा चमकेगा। तो अंधेरे कमरे में जो चीज ज्यादा चमकेगी वो होगा काजल, सॉरी काजल नहीं, ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, या फिर काजल को भी गर्म कर रहे हैं अगर, रेडिएट करने लायक आप स्टेट पे ले आए किसी वजह से, किसी भी काले पदार्थ को, जैसे काजल होता है जो कि इसी की तरह एब्जॉर्प्शन पावर रखता हो, तो ये ज्यादा, जो काला पदार्थ है वो ज्यादा सफेद चमकेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है वो उतना ही ज्यादा रेडिएट कर सकता है। जो काला है वो बाकी सारे स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम की जितनी भी चीजें हैं उनको क्या कर गया? एब्जॉर्ब कर गया। ठीक है, तो रेडिएट क्या करेगा? जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता उसी को रेडिएट करेगा, सफेद कलर को रेडिएट करेगा, उल्टा रेडिएट करेगा, बिल्कुल अपोजिट रेडिएट करती है कोई चीज। जैसे आपको एक लाल रंग का कांच देखते हैं, लाल कांच है, वो लाल क्यों दिखता है? उसका कारण है, लाल कांच पे गिरने वाली जो लाइट है ना, गिरने वाला प्रकाश, उस प्रकाश में आपको पता है उस स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। ठीक है, बिब्ग्योर जो आपने पढ़ा होगा। तो उस बिब्ग्योर में से लाल रंग का जो कांच होता है वो लाल इसीलिए दिखता है क्योंकि वो क्या करता है, बाकी जितनी भी हैं लाल के अलावा, लाल के अलावा जितने भी कलर्स हैं उन सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाल को क्या करता है? रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। लाल कांच पे गिरने वाला जो प्रकाश होता है, लाल के अलावा, वो लाल इसीलिए दिखता है, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लाल के अलावा बाकी सारे के सारे कलर्स को, बिब्ग्योर के जो भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसी को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो लाल रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर ले वो क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। तो लाल रंग का कांच लाल इसलिए दिखता है क्योंकि वो लाल रंग का जो कलर, जो रेड कलर है स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम में, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से वो रेड दिखता है। ठीक है, जब आप इसे गर्म करोगे, अब उल्टा करते हैं, अब आपने इसको गर्म किया अंधेरे कमरे में, मान लीजिए गर्म करना शुरू किया। ये अंधेरे कमरे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो हमने अभी पढ़े हैं 2 क्वेश्चन, ये भी पूछे जा चुके हैं। इनकी रीजनिंग वाइवा में, और वैसे भी अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई अगर आपने कह दिया कि हाँ आप तो साइंस बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने इंटरव्यू में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सो अंधेरे कमरे में जो चीज अगर आप गर्म करें जो कि लाल रंग का है, लाल रंग की कोई भी चीज है उसको गर्म करें, तो वो क्या करेगा? जिस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, अब वो उस चीज को नहीं सामने रखेगा। अब वो क्या रिफ्लेक्ट, अब वो गर्म करने पे किस चीज को वापस छोड़ेगा? जिस चीज को एब्जॉर्ब करता है उसी चीज को तो छोड़ेगा। तो लाल के अलावा वो बाकी सबको, जितने भी कलर्स थे उन सबको क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। तो जिनको एब्जॉर्ब करता है ना, उन्हीं को रेडिएट करेगा गर्म करने पे, उसी कलर को निकालेगा। तो लाल के अलावा जितने भी कलर होते हैं ना हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में, उनका जो इम्पैक्ट होता है, जो विजिबिलिटी होती है, इम्पैक्ट ऑफ विजिबिलिटी मतलब वो दिखने में कैसे लगते हैं, उन सब की जो विजिबिलिटी इंपैक्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो ग्रीन कलर के ज्यादा नजदीक होते हैं। ठीक है, उन सब का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में जितने भी कलर हैं वो लगभग सबके सब जो है ना ग्रीन कलर के आसपास के होते हैं, उसी के आसपास होते हैं। ठीक है, उसी स्पेक्ट्रम के आसपास वो मैच कर रहे होते हैं, उनकी जो रेंज होती है ग्रीन कलर वाली स्पेक्ट्रम के, ग्रीन कलर के स्पेक्ट्रम के आसपास होती है। इसी वजह से जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो जो सारे कलर ये अवशोषित करता था, एब्जॉर्ब करता था, उन्हीं को रेडिएट करेगा, और बाकी सब जितने भी रेडिएट करेगा उनका इंपैक्ट विजिबिलिटी में क्या होता है? ग्रीन कलर के जैसा होता है। इसीलिए जब आप लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म करोगे तो वो किस रंग का प्रकाश दिखाई देगा? किस रंग का प्रकाश छोड़ेगा? वो छोड़ेगा आपका हरे रंग का प्रकाश, यानी ग्रीन कलर का जो रेडिएशन है वो छोड़ेगा। दैट विल बी विजिबल, ग्रीन कलर विल बी विजिबल। इसलिए लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वो किस रंग का प्रकाश देगा? हरे रंग का। ये पूछा जा चुका है, इसको
हल्के में मत लीजिएगा। ये पूछा जा चुका है, ऊपर वाला पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि ज्यादा कौन सी चीज ज्यादा चमकेगी, सफेद वाली, काली वाली, लाल कांच को लेकर के। तो ऐसे 4-5 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं एंड देन दे आस्क कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और आपको सही आंसर टिक करना होता है। सो ये आप याद रखिएगा, ये पूछे जा चुके हैं कई बार, राइट। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और अगर आपने इनको समझ लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको दोबारा इनको दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे वीडियो देखिए, कहीं नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हें बस ऐसे ही देखती रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।